Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मनोविज्ञान में आगे देखेंगे बीएफ स्किनर के बारे में। इससे पहले काफ़ी टॉपिक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग बीएफ स्किनर चालू करेंगे, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप इस पूरे टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो स्किनर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। बस केवल आपको ध्यान से चीज़ों को देखते और समझते जाना है। बीएफ स्किनर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में वाटसन भी आते हैं, वुडवर्थ भी आते हैं, टालमैन भी आते हैं, बंडूरा भी आते हैं, थॉर्नडाइक भी आते हैं और इधर स्किनर भी आते हैं। इसके आगे और भी हम लोग व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसको इसलिए बता दिए कि पूछता है निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है अथवा नहीं। इस तरीके के 2 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्किनर का प्रयोग जो हुआ है वो कबूतर और चूहों पर हुआ है। किस पे हुआ है? कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किया और चूहों पर भी प्रयोग किया। और इन्होंने बल दिया है क्रिया पर। जैसे थॉर्नडाइक ने बल दिया था उद्दीपक पे, जबकि स्किनर ने बल दिया है किस पे? क्रिया या अनुक्रिया पे। ये सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो एक ट्रिक यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि आपको इनके सिद्धांत को कैसे याद रखना है। देखिए, इनके सिद्धांत में पहले क्रिया जैसा कुछ आएगा। देखिए, पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा देखिए है सक्रिय, तो इसमें भी देखिए क्रिया टाइप कुछ आ रहा है, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। और तीसरा है सबलीकृत, यहाँ पर भी देखिए क्रिया जैसा कुछ आ रहा है, सबलीकृत उद्दीपक का सिद्धांत। उसके बाद चौथा देखिए है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, या इसी को आरएस थ्योरी कहते हैं, जो थॉर्नडाइक का उल्टा वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए अन्य हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 में आपको यहाँ पे भी देखिए क्रिया आ रहा है, यहाँ पर भी क्रिया आ रहा है, और यहाँ पर भी क्रिया आ रहा है, और यहाँ पर भी क्रिया आ रहा है। तो इससे हम लोग याद कर लेंगे कि जिसमें क्रिया पहले होगा वह सिद्धांत होगा किसका? स्किनर का होगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पे। तो सबसे पहले हम लोग कबूतर वाला प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक कबूतर का प्रयोग है। यहाँ पे एक की लगा है, ठीक है, यहाँ पे एक रेड लाइट है और एक ग्रीन है। रेड पे जब ये चोंच मारता है तो यहाँ पे नीचे करंट बिछे हुए हैं, करंट लगता है, इसको कुछ नहीं मिलता बल्कि क्या लगता है? करंट। जब यही चोंच या ग्रीन पे मारता है, हरे वाले पे, तो यहाँ से फूड होपर पे आ जाता है इसका क्या? खाना, और यह खाना खा लेती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया ये गया है कि पहले यह चोंच मारने का काम कर रही है, यानी पहले ये क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। क्या कर रही है? क्रिया या अनुक्रिया। बाद में इसको भोजन मिल रहा है, यानी उद्दीपक की प्राप्ति जो है कब हो रही है? बाद में हो रही है। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्रिया उद्दीपक या अनुक्रिया उद्दीपक या आरएस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है। देखिए, मानव व जानवरों अर्थात जीवों की ऐच्छिक क्रिया को ही क्रिया प्रसूत कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसका ऐच्छिक क्रिया क्या है? इसका ऐच्छिक क्रिया है कि वह जब रेड बटन पे चोंच मारेगी तो वहाँ पे करंट मिलता है, जबकि ग्रीन पर मारने के बाद उसको भोजन मिलता है। तो इसकी ऐच्छिक क्रिया है कि ग्रीन पर हम चोंच मारेंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ठीक है, सक्रिय अनुकूलन क्या है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार अनुक्रिया करना, मतलब आप एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार अनुक्रिया करना ही क्या कहलाता है? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत कहलाता है। वैसे सेम टू सेम इन्होंने एक प्रयोग चूहे पर किया, इसमें भी ग्रीन और रेड बटन बना दिए। अगर ये रेड पे अगर यह दबाता था तो इसे इलेक्ट्रिक करंट मिलता था, और ग्रीन पे दबाते ही इसको यहाँ से भोजन इसके पास पहुँच जाता था। पहले ये कर रहा है अनुक्रिया और बाद में प्राप्त होता है उद्दीपक। पहले यह कर रहा है क्रिया और बाद में प्राप्त होता है क्या? उद्दीपक। और सबलीकृत माने ऐसा क्रिया जो हमेशा जारी रखे, ऐसा क्रिया जो हमेशा जारी रखे। तो इसीलिए इसे सबलीकृत उद्दीपक का सिद्धांत कहते हैं। वही सेम हाल यहाँ पर भी है
कि पहले कर रहा है अनुक्रिया, फिर बाद में प्राप्त हो रहा है उद्दीपक। तो अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत या आरएस थ्योरी भी किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से इन्होंने बता दिया है कि पहले आप अनुक्रिया करेंगे तभी आपको उद्दीपक की प्राप्ति होगी, पहले आप पढ़ाई करेंगे तभी आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। पहले यहाँ पे देखिए चोंच मार रहा है कबूतर, तब जाके उसको खाना मिल रहा है, उद्दीपक मिल रहा है। पहले आप मजदूरी करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। इस हिसाब से कई उदाहरण हैं जो अनुक्रिया उद्दीपक के सिद्धांत को सेटिस्फाइड करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए पुनर्बलन के 2 प्रकार यहाँ पे बता दिए गए हैं जो कि स्किनर के अनुसार नहीं है। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन 4 प्रकार के होते हैं। पुनर्बलन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और स्किनर ने पुनर्बलन पे थोड़ा जोर दिया है, इसीलिए पुनर्बलन के 2 प्रकार यहाँ पे बता दिया गया है कि एक होता है धनात्मक पुनर्बलन और एक होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। तो धनात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं? जैसे कोई पॉजिटिव थाट आप अपने दिमाग में ले लीजिए, वही धनात्मक पुनर्बलन है। जैसे ऐसा पुनर्बलन जो अनुक्रिया में वृद्धि करे, ऐसा पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है उसे धनात्मक पुनर्बलन कहेंगे, और ऐसा पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावना को घटाता है उसे ऋणात्मक पुनर्बलन कहेंगे। जैसे आप किसी बच्चे को पुरस्कार देंगे, जैसे वो बच्चे से आपने कहा कि 2 का पहाड़ा पढ़ो और बच्चा 2 का पहाड़ा अच्छे से पढ़ लिया, तो आप कहें शाबाश बेटा 3 का पहाड़ा कल याद करके आना, तो शाबाश उसके लिए हो गया पुरस्कार, या आप उसे पेन दे देंगे पुरस्कार, तो उसकी अनुक्रिया की संभावना में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे पुरस्कार हुआ, सम्मान हुआ, भूखे व्यक्ति के लिए भोजन धनात्मक पुनर्बलन का काम करता है। उसी प्रकार से ऋणात्मक पुनर्बलन में चलेंगे तो अनुक्रिया की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसे दंड, आप किसी बच्चे को 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाया, उसे खूब मारिए पीटिए, उसके बाद उससे कहिए 3 का पहाड़ा कल याद करके नहीं आओगे तो कल भी मारेंगे, तो पढ़ेगा ही नहीं बल्कि कल स्कूल ही नहीं आएगा। तो दंड हुआ, निंदा हुआ, ये सब के सब ऋणात्मक पुनर्बलन है। आपसे क्वेश्चन पूछता है निंदा है, ऑप्शन में रहेगा धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आप कहेंगे ऋणात्मक पुनर्बलन। इस तरीके से दोनों पुनर्बलन हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए धनात्मक पुनर्बलन में शाब्दिक और अशाब्दिक भी होता है। जो आप बोल रहे हैं मुँह से वो शाब्दिक होगा, जो मुँह से बोल नहीं रहे हैं केवल इशारा कर रहे हैं वही क्या होगा? अशाब्दिक होगा। इसको ऑप्शन में आते ही आप अब जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला सिद्धांत है नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। तो हमने बता दिया कि स्किनर में सबसे पहले तो क्रिया जैसा कुछ आएगा। तो नैमित्तिक माने होता है स्वार्थ या फायदा। तो देखिए अपने स्वार्थ या फायदा के लिए आप करते हैं क्या? क्रिया। क्या करते हैं? क्रिया, काम करते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नौकरी पाने के लिए, नौकरी आपका स्वार्थ है, तो नैमित्तिक के लिए भी आप क्रिया करते हैं। तो क्रिया अनुकूलन का सिद्धांत इसको भी कह सकते हैं। या नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि स्किनर के अनुसार पुनर्बलन 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला पुनर्बलन है सतत पुनर्बलन, दूसरा है निश्चित अंतराल पुनर्बलन, तीसरा है निश्चित अनुपात और चौथा है परिवर्तनशील पुनर्बलन। तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का प्रकार नहीं है। तो आप जो है इसी में एक धनात्मक पुनर्बलन अभी दे देगा, तो स्किनर के अनुसार धनात्मक पुनर्बलन नहीं है। तो सतत, निश्चित अंतराल, निश्चित अनुपात और परिवर्तनशील पुनर्बलन आपको याद रखना। अगला देखिए है कार्यक्रमित अधिगम का सिद्धांत। ये भी 2019 यूपी टेट में आया है। तो दोस्तों देखिए कार्य में पहले क्रिया आ गया, तो कार्यक्रमित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया। यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी कार्य को आप अगर कर रहे हैं तो क्रमित मतलब छोटे छोटे स्टेप में करिए। जैसे एक किताब आप मनोविज्ञान का लिख रहे हैं तो क्या एक टॉपिक उठाए और टॉपिक करते करते अंत कर देंगे? नहीं। सबसे पहले आप एक टॉपिक उठाएंगे तो उसका पाठ नाम देंगे, उसके बाद कई हेडिंग उसमें डालेंगे, मतलब छोटे छोटे स्टेप में करेंगे। कोई बिजनेस आपको करना है तो एकाएक नहीं बल्कि छोटे छोटे स्टेप में अगर करेंगे तो आप उस बिजनेस में सक्सेस पाएंगे। तो कार्यक्रमित अधिगम का सिद्धांत उसी को दर्शाता है। और रेखीय अभिक्रमित अभी आगे फिर आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों शेपिंग प्रविधि या इसी को क्रमिक सन्निकटन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो स्किनर है। शेपिंग प्रविधि या क्रमिक सन्निकटन विधि के प्रतिपादक जो हैं कौन है? स्किनर है। ठीक है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है, और वही कह रहे हैं कि क्रम से किसी लक्ष्य की तरफ आप उसके पास निकट धीरे धीरे पुनर्बलन के द्वारा पहुंचते हैं। अगला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का भी मतलब है कि छोटे छोटे स्टेप में किसी चीज़ को सिखाना या करना। अगला है स्किनर ने कहा कि कोई भी अनुक्रिया दोबारा तभी होगी जब पिछली बार की अनुक्रिया करने का परिणाम सुखद रहा।
ठीक है। किसी भी अधिगमी को ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता है, अर्थात अगर वह खुद सक्रिय है तभी वह अधिगम पाएगा, और वह सक्रिय तभी रहेगा जब उसे कोई फ़ायदा या निमित्त हो। यह भी क्वेश्चन आपके लिए, मतलब ये कोटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्किनर ने कहा है और आपके एग्जाम में पूछा गया। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक इन्होंने लिखा, और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा। इसके बाद दोस्तों हम लोग वुल्फगंग कोहलर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।